Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर 4 कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और इन एमसीक्यूज़ में आपको हम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस और यूनिट कॉस्टिंग के संबंध में एमसीक्यूज़ बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हम पहला एमसीक्यूज़ स्क्रीन पर ले लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट आर, इकाई लागत ज्ञात करने की कौन सी विधि है। तो याद रखिए, यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट भी बनाई जाती है, यूनिट कॉस्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाया जाता है और इसके साथ साथ यूनिट कॉस्टिंग में प्रोडक्शन अकाउंट भी बनाया जाता है जिसको हम उत्पादन खाता कहते हैं। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें ABC यूनिट कॉस्टिंग में इकाई लागत में बनाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में ये तीनों ही चीज़ें बनाई जाती हैं। कॉस्ट शीट भी बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाया जाता है और प्रोडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है यूनिट कॉस्टिंग को फाइंड करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन लागत विधि कहाँ अपनाई जाती है, आउटपुट कॉस्टिंग कहाँ यूज़ की जाती है। अभी 3 अगस्त 2023 में जो एमपी टेट का पेपर हुआ उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनिट कॉस्टिंग का उपयोग कहाँ होता है। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एमपी टेट 2023 में भी आ चुका है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आउटपुट कॉस्टिंग लिखा हुआ है, यानी कि उत्पादन लागत विधि, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। यूनिट कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम आउटपुट कॉस्टिंग है। हिंदी में हम इसको उत्पादन लागत विधि या इकाई लागत विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकाई लागत विधि कहाँ अपनाई जाती है। तो इकाई लागत विधि को कोयले की खान में अपनाया जाता है, मतलब जो कोल माइन होता है वहाँ अपनाया जाता है। तेल के उद्योग में यानी ऑयल इंडस्ट्री में इसका उपयोग नहीं होता, होटल में भी इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि तेल की इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। तेल की इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि प्रक्रिया लागत विधि का उपयोग होता है, जबकि होटल एक सर्विस है और सर्विस डिपार्टमेंट के लिए या सर्विस वाली इंडस्ट्री के लिए किसका उपयोग होता है, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का उपयोग होता है। तो होटल में परिचालन लागत विधि या संचालन लागत विधि का उपयोग होता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मूल लागत में सम्मिलित होता है, तो मूल लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट में आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3 चीज़ें आती हैं जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखा जाता है जिसको डायरेक्ट वेजेस कहते हैं, और तीसरा आपका आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो कुल मिलाकर प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है और प्राइम कॉस्ट इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। हिंदी में हम बोलें तो प्रत्यक्ष सामग्री आती है, प्रत्यक्ष व्यय आता है और प्रत्यक्ष श्रम आता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम मूल लागत कहते हैं। चलिए अब हम आगे के एमसीक्यूज़ देखने से पहले हम आपको और भी कॉस्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं कि पर्टिकुलर और कॉस्ट को किस तरीके से इस कॉस्ट अकाउंट में निकाला जाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट किसका कॉम्बिनेशन है। तो प्राइम कॉस्ट के बारे में अभी बताया, डायरेक्ट मटेरियल इसमें आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अब इसके बाद दूसरी कॉस्ट का नाम क्या है, तो दूसरी कॉस्ट, पहली कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, मूल लागत, जिसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है कारखाना लागत। तो कारखाना लागत किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फैक्ट्री कॉस्ट में मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट आ जाती है, जो 1 नंबर पे कॉस्ट आई उसको यहाँ इंक्लूड किया जाता है, और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि कारखाना उपरिव्यय जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि आप इंग्लिश में भी यहाँ देख रहे हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको 2nd नंबर फार्मूले में दिया गया है। इसके बाद तीसरी लागत कार्यालय लागत होती है, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और कार्यालय लागत किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो कार्यालय लागत में कारखाना लागत आ जाती है और प्लस कार्यालय व प्रशासनिक उपरिव्ययों को जोड़ दिया जाता है, मतलब फैक्ट्री
आपकी जो कॉस्ट आई है उस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो ऑफिस कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। इसके बाद एक लागत और आती है COGS, जिसे हम बिके माल की लागत कहते हैं, जो फ़िलहाल अभी यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन वो चौथे नंबर की लागत कहलाती है। अगर आप उसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको 30 मिनट का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को और टाइप ऑफ कॉस्ट को डिस्क्राइब किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद फ़िलहाल चौथी कॉस्ट यहाँ क्या है, तो वो कुल लागत है। कुल लागत कैसे आती है? कार्यालय लागत, जिसको हम ऑफिस कॉस्ट कहते हैं, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं, यानी बिक्री वितरण व्यय को कार्यालय लागत में हम जोड़ देते हैं तो कुल लागत आ जाती है। इंग्लिश में बोलें तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कॉस्ट का कैलकुलेशन हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक 5वीं कॉस्ट भी होती है, जिसको अभी हमने चौथे नंबर पर बताया था, जिसका नाम COGS है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसे हम बिके माल की लागत भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जो MCQs हमने अभी छोड़े हुए हैं उनको हम वापस देख लेते हैं। यहाँ तक अभी हमारे कितने 3 आपके MCQs हो गए थे। अब हम चौथा MCQs आपका ले लेते हैं कि लागत पत्र बनाने का क्या लाभ है, मतलब व्हाट इज़ दी एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है, तो कॉस्ट शीट बनाने का लाभ जो है वो कंट्रोल ओवर दी एक्सपेंस होता है, मतलब लागतों को या व्ययों को नियंत्रित करना होता है, ताकि फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर कंट्रोल रखा जा सके और किस डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं उन पर नज़र रखी जा सके। तो व्ययों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल लागत को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइम कॉस्ट को क्या कहते हैं, तो प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। मूल लागत को सम लागत भी कहते हैं और मूल लागत पहली लागत भी है। जैसा भी प्रीवियस हमने स्क्रीन पर आपको बताया था कि पहली लागत मूल लागत है और दूसरी लागत कारखाना लागत है। फर्स्ट कॉस्ट इज़ प्राइम कॉस्ट एंड सेकंड कॉस्ट इज़ वर्क कॉस्ट, इज़ आल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। तो पहली कॉस्ट जो है वो आपकी प्राइम कॉस्ट है। तो प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट मटेरियल आते हैं और डायरेक्ट लेबर आता है। ये फ्लैट कॉस्ट भी कहलाती है, क्योंकि ये सम लागत होती है, मतलब एक इकाई पर जो लग रहा है, अगली दूसरी इकाई बनाएंगे तो भी उतनी लागत आएगी, तीसरी इकाई बनाएंगे तो भी उतनी लागत आएगी, इसलिए इसको फ्लैट कॉस्ट भी कहा जाता है। और तीसरी लागत आपको प्रथम लागत दी है, तो मूल लागत आपकी फर्स्ट कॉस्ट भी है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि प्राइम कॉस्ट को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। अब इसके बाद हम स्क्रीन पर अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6वें नंबर का क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो 6वां क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष मजदूरी को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट वेजेस को हम प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं। तो याद रखिए, डायरेक्ट वेजेस वो है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पर लगाई जाती है। तो प्रोडक्शन पर डायरेक्ट वेजेस लगाई जाती है, तो डायरेक्ट वेजेस को हम प्रोडक्टिव वेजेस कहेंगे। तो याद रखिए आप कि डायरेक्ट वेजेस आपकी प्रोडक्टिव वेजेस होती है और इनडायरेक्ट वेजेस आपकी नॉन प्रोडक्टिव वेजेस होती है। मतलब प्रत्यक्ष मजदूरी को हम उत्पादक मजदूरी कहेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष मजदूरी को हम या अनुत्पादक मजदूरी कहेंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष मजदूरी अनुत्पादक मजदूरी है जो कि नॉन प्रोडक्टिव कहलाती है, लेकिन प्रोडक्टिव वेजेस आपकी डायरेक्ट वेजेस है। क्वेश्चन नंबर, तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि कारखाना लागत फैक्ट्री कॉस्ट में क्या सम्मिलित होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अभी हमने आपको बताया कि प्राइम कॉस्ट शामिल होती है और प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मूल लागत को यहाँ कारखाना लागत के अंदर शामिल किया जाता है और मूल लागत निकालने के बाद ही अगर इसमें हम कारखाना परिव्यय जोड़ दें, फैक्ट्री ओवरहेड
ऐड कर दें प्राइम कॉस्ट में तो क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो 7th क्वेश्चन का आंसर यहाँ ए हो जाएगा। अब हम 8th क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि पर्टिकुलर 8th क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो 8th क्वेश्चन में आपको लूज टूल्स बोला गया है कि लूज टूल्स क्या हैं। तो आप जानते हैं लूज टूल्स का यूज़ कहाँ होता है, लूज टूल्स का यूज़ कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। तो ये आपका एक फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, क्योंकि लूज टूल्स यानी कि जो फुटकर औजार होते हैं, जिनको हम खुले औजार भी कहते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये फैक्ट्री एक्सपेंस है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद टैक्स एंड रेट्स यानी कि जिसको हम कर एवं दर कहते हैं। तो कर एवं दर क्या है, तो कर एवं दर एक आपका ऑफिस एक्सपेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। जैसा आपने देखा होगा कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो इसको पीएल अकाउंट में लिखते हैं, और पीएल अकाउंट में जो एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो ऑफिस एक्सपेंस होते हैं। तो कर एवं दर यानी कि टैक्स एंड रेट आपका ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आगे और पर्टिकुलर एक और क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि वारंटी दावे लिखे हैं कि वारंटी दावे क्या होते हैं। तो चलिए हम यहीं आपको बता देते हैं कि वारंटी दावे क्या होते हैं। तो वारंटी दावे का मतलब होता है वारंटी क्लेम। अब आप देखिए कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आपको 1 साल की वारंटी क्लेम मिलता है, मतलब 1 साल के अंदर अगर वो ख़राब होता है तो कंपनी उसको सुधार के देगी। तो ये वारंटी क्लेम क्यों दिया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से बिक सके। तो इसका संबंध किससे है, विक्रय से है, सेलिंग एक्सपेंस से है, क्योंकि वारंटी क्लेम देने के बाद कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से बेचा जा सकता है। और वारंटी क्लेम हमेशा कब होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है, मतलब विक्रय पश्चात सेवा में आता है। इसलिए इसका संबंध यहाँ डी से हो जाएगा, क्योंकि विक्रय व्यय से इसका संबंध है। क्योंकि वारंटी की ज़रूरत कब पड़ती है, कोई भी चीज़ बिक जाने के बाद अगर वो चीज़ ख़राब होती है तो हम दुकानदार के यहाँ उसको ले जाते हैं और फिर उसको वो सुधार कर देता है, या उसको कभी कभी रिप्लेस भी कर लेता है। लेकिन जब सुधारने की गारंटी दी जाती है तो उसको हम वारंटी कहते हैं, यानी वारंटी क्लेम उसी को कहा जाता है जो सुधारने की गारंटी दी जाती है। तो सीधा आप समझ सकते हैं कि वारंटी क्लेम का संबंध किससे है, आफ्टर सेल सर्विसेज से है, और आफ्टर सेल सर्विसेज यानी सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और दिया है वो और देख लेते हैं। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पर्टिकुलर 11th क्वेश्चन आपका क्या है। प्रदर्शनी व्यय क्या हैं, एग्जीबिशन एक्सपेंस क्या होते हैं। तो किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करना सेल्स के लिए होता है, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि बिक्री वितरण व्यय हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी माल को बेचना चाहते हैं तो उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको सजा कर रखते हैं, उसको जमा कर रखते हैं। तो एग्जीबिशन का संबंध किससे है, प्रदर्शन से है। और प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। तो एग्जीबिशन एक्सपेंस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो आपका 11th क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 12 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लागत मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस आपको 18,000 रुपये दिया है, और कहा गया है कि सेलिंग प्राइस का 33 होल 1/3% प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए बारीकी से यहाँ देखें कि प्रॉफिट आपका किस पर दिया है, तो प्रॉफिट आपका सेल्स पर दिया है, जबकि प्राइस आपको कौन सी दी है, कॉस्ट। तो आप कॉस्ट पर जो प्रॉफिट परसेंट है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपको सेल्स पर दिया है। तो सबसे पहले जो सेलिंग पर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया उसको कॉस्ट पर कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सेल्स पर प्रॉफिट बोला है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, और सपोज़ कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस को थोड़ी देर के लिए हमने 100 मान लिया। अब सेलिंग प्राइस में
क्या लिखा जा, सेलिंग प्राइस पर डिपेंड क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ हम प्रॉफिट लिख देते हैं। और प्रॉफिट आपको कितना कहा गया है, तो देखें आप, प्रॉफिट आपको 33 होल 1/3 है। तो 33 होल 1/3 को कितने परसेंट कहते हैं, 33.33% कहा जाता है। तो यहाँ हम 100 का अगर 33.33 निकालें तो वो उतना ही आ जाएगा। 33.33 हम लेस कर देते हैं, रिमेनिंग आपका बचकर आता है 67 आ जाएगा, या इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें तो 66.67 हम लिख देते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। आपको जैसा कि पता है कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। अब कॉस्ट हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दिया था और कॉस्ट पर हमको प्रॉफिट निकालना है। तो कॉस्ट पर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। और इस प्रॉफिट परसेंट को कैसे निकाला जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट हम ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, तो देख लेते हैं। आपका फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ गुणित 100, प्रॉफिट इंटू 100 हो जाएगा। और डिवाइड में किस पर निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट पर निकाल रहे हैं, क्योंकि सेल्स पर तो हमको पहले ही दिया था, हम कॉस्ट पर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए कॉस्ट पर निकाल देते हैं। प्रॉफिट यहाँ दिया गया है 33.33, तो वो लिख लेते हैं, इंटू कर देते हैं 100। और कॉस्ट प्राइस जैसा कि अभी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया कॉस्ट प्राइस आपका 66.67। अब यहाँ हम कैंसिलेशन करते हैं, 33 से हम 66 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स होता है। अब 100/2 है, तो 100/2 अगर हम करें तो कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। तो 50% ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट का परसेंट आ गया। और प्रॉफिट का किस पर परसेंट आया है, ये कॉस्ट पर आया है। तो इस परसेंट को याद रखिए। अब हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए आप, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट कितनी दी गई है, तो कॉस्ट आपको दी गई है कितनी, 18,000। अब इसका हमको प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारा कॉस्ट पर प्रॉफिट का परसेंट आ गया है। तो प्रॉफिट का परसेंट 50 आया था, कॉस्ट हम लिख लेते हैं 18,000 और इसका 50% इस पर चार्ज करेंगे। तो 18,000 का 50% जस्ट हाफ हो जाएगा, और वो हाफ प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। 9,000, तो 9,000 रुपये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था। जो प्रॉफिट परसेंट आपको सेलिंग पर दिया था, इस प्रॉफिट परसेंट को हमने कॉस्ट पर कन्वर्ट किया, और वो कॉस्ट पर परसेंट कितना आ गया, 50% आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट अगर सेलिंग पर दिया हो और कॉस्ट प्राइस आपको दी हो, तो उसको कॉस्ट पर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और ये हमने 33.33 को कन्वर्ट किया तो कितना आया, 50। और 50 को हमने कॉस्ट पर अप्लाई किया, क्योंकि ये कॉस्ट पर प्रॉफिट का परसेंट है। देन आपका आंसर कितना आ चुका है, 9,000। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आपके यूनिट नंबर, जो आपकी यूनिट है एक जिसमें आपको बिजनेस मैथ्स दी गई है, वो तो प्योर आपकी प्रैक्टिकल है, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे। इसके अलावा हर यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आने की संभावना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूरे पेपर में आपके प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो इनमें से सिर्फ आपके बिजनेस मैथ्स से रिलेटेड हैं, जो कि यूनिट नंबर आपको 8th में शायद दिए गए हैं। तो यूनिट नंबर 8th में जो बिजनेस मैथ्स है, या यूनिट नंबर 7 में जो बिजनेस मैथ्स है, वो उसमें से 10 क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन आपके अदर यूनिट से आएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 15 से 20 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस पेपर में लगाई जा सकती है। क्योंकि आपके सिलेबस में हिस्सा जो है वो अकाउंट्स का है। शुरुआत की 4 यूनिट देखें तो वो अकाउंट से रिलेटेड हैं, और अकाउंट में फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ प्रैक्टिकल ना आए। तो एक एक दो दो प्रैक्टिकल अगर वहाँ से पूछ लिए गए, और ओवरऑल 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए, तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारा स्पेशली जो फोकस है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर ही है, ताकि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। अगर आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें, इसमें कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।